नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रिया और आइए नजर डालते हैं अब तक की कुछ मुख्य खबरों पर। सबसे पहली खबर, देश के जाने माने 500 से ज्यादा वकीलों ने चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ को चिट्ठी लिखी है। पत्र लिखने वाले में वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे से लेकर बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष मनन कुमार मिश्रा समेत तमाम प्रमुख नाम शामिल है। इन वकीलों ने चिट्ठी में न्यायपालिका की अखंडता पर खतरे के लिए चिंता जताई है। इन वकीलों का कहना है कि कुछ खास समूह न्यायिक प्रक्रिया को प्रभावित करने की कोशिश कर रहा है और कोर्ट के फैसलों पर असर डाल रहा है। पत्र में कहा गया है कि यह समूह राजनीतिक एजेंडों के साथ आधारहीन आरोप लगा रहे हैं और न्यायपालिका की छवि के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश कर रहे हैं। चिट्ठी में कहा गया है कि भ्रष्टाचार के मामले में घिरे राजनीतिक चेहरों से जुड़े केसों में ये हथकंडे जाहिर तौर पर दिखते ही हैं। ऐसे मामलों में अदालती फैसलों को प्रभावित करने और न्यायपालिका को बदनाम करने के प्रयास सबसे अधिक स्पष्ट होते हैं। पत्र में कहा गया है कि कुछ खास समूह कथित तौर पर झूठे नैरेटिव गढ़ न्यायपालिका के कामकाज की गलत छवि पेश करना चाहते हैं। ये समूह इस वक्त की अदालतों की तुलना कोर्ट्स में एक कथित स्वर्णिम युग के तौर पर है ताकि न्यायिक फैसलों को प्रभावित किया जा सके और न्यायपालिका के विश्वास को डिगाया जा सके। अगली खबर, उत्तराखंड में एक सनसनीखेज वारदात हुई है। उधम सिंह नगर के गुरुद्वारे में बाइक पर आए हमलावरों ने नागकमता बाबा तरमेश सिंह की गोलियां बरसाकर हत्या कर दी है। इलाके में सनसनी फैली हुई है। मौके पर पुलिस पहुंचकर हमलावरों की तलाश शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार कार सेवा डेरा प्रमुख नानकमता बाबा तरसेम सिंह की मोटरसाइकिल से आए अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी है। गंभीर रूप से घायल तरसेम सिंह को इलाज के लिए खटीमा के निजी अस्पताल में ले जाया गया, जहां उनकी मौत हो गई है। अस्पताल में तरसेम सिंह को देखने के लिए कई लोगों की भीड़ जमा हो गई है। हत्या की वारदात के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची है। पुलिस ने शव को कब्जे पर लेकर जांच शुरू कर दी है। साथ ही हमलावरों की तलाश में टीमों को लगा दिया गया है। मिली जानकारी के अनुसार नानकमत्ता में डेरा सेवा प्रमुख तरसेम सिंह को हमलावरों की 3 सेकंड में गोली मारी थी। हमलावर सीसीटीवी फुटेज में कैद हुए हैं। एसएसपी मंजू नाटीसी का कहना है कि घटना की जांच की जा रही है। बाइक पर बैठे पीछे हमलावर ने 2 गोली मारी। घटनास्थल पर सबूत जुटाने के लिए फॉरेंसिक एक्सपर्ट टीम मौके पर पहुंच गई है। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि गुरुद्वारा श्री नानकमत्ता साहिब के डेरा कार सेवा प्रमुख की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। भाजपा राज में डेरा प्रमुख भी सुरक्षित नहीं है। उन्होंने कहा कि यह गुरुद्वारा श्री नानकमत्ता साहिब के डेरा कार सेवक प्रमुख बाबा तरसेम सिंह की हत्या नहीं बल्कि कानून व्यवस्था की भी हत्या है। भाजपा सरकार में कानून व्यवस्था एकदम ध्वस्त है। अपराधियों का स्वर्णिम काल चल रहा है। अगली खबर, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि उन्हें चुनाव लड़ने के लिए भाजपा का प्रस्ताव यह कहते हुए अस्वीकार कर दिया है कि उनके पास लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए आवश्यक उस तरह का फंड नहीं है। उन्होंने कहा है कि भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा ने उन्हें आंध्र प्रदेश या तमिलनाडु से चुनाव लड़ने का विकल्प दिया है। उन्होंने कहा कि 1 हफ्ते या 10 दिन तक सोचने के बाद मैंने ये कहने के लिए वापस गई, शायद नहीं। मेरे पास चुनाव लड़ने के लिए उस तरह का पैसा नहीं है। मुझे एक समस्या है, चाहे वे आंध्र प्रदेश हो या तमिलनाडु। यह भी होने वाला है या उनके द्वारा उपयोग किए जाने वाले विभिन्न अन्य जीतने योग्य मानदंडों का प्रश्न है। क्या आप इस समुदाय से हैं या आप इस धर्म से हैं? क्या आप इसमें से हैं? मैंने कहा नहीं, मुझे नहीं लगता कि मैं ऐसा करने में सक्षम हूँ। उन्होंने कहा मैं बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने मेरी दलील स्वीकार कर ली है, इसलिए मैं चुनाव नहीं लड़ रही हूँ। जब उनसे पूछा गया कि देश के वित्त मंत्री के पास चुनाव लड़ने के लिए पर्याप्त फंड क्यों नहीं है, तो उन्होंने कहा कि भारत की संचित निधि उनकी नहीं है। उन्होंने कहा मेरा वेतन, मेरी कमाई, मेरी बचत मेरी है, भारत की संचित निधि नहीं। सत्तारूढ़ भाजपा ने 19 अप्रैल से शुरू होने वाले आगामी लोकसभा चुनाव में कई मौजूदा राज्यसभा सांसदों को मैदान में उतारा है। इनमें पीयूष गोयल, भूपेंद्र यादव, राजीव चंद्रशेखर, मनसुख मांडविया और ज्योतिरादित्य सिंधिया शामिल हैं। सुश्री सीतारमण कर्नाटक से राज्यसभा के सदस्य हैं। अगली खबर, वरुण गांधी ने पीलीभीत की जनता के लिए एक ओपन लेटर लिखा है। लेटर में लिखा है कि आज जब मैं ये पत्र लिख रहा हूँ तो अनगिनत यादों ने मुझे भावुक कर दिया है। मुझे वो 3 साल का छोटा सा बच्चा याद आ रहा है जो अपनी माँ की उंगली पकड़कर 1983 में पहली बार पीलीभीत आया था। उसे कहाँ पता था कि एक दिन ये धरती उसकी कर्मभूमि और यहाँ के लोग उनका परिवार बन जाएंगे। मैं खुद को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मुझे वर्षों से पीलीभीत की महान जनता की सेवा करने का मौका मिला है। महज एक सांसद के तौर पर ही नहीं बल्कि एक व्यक्ति के तौर पर भी मेरी परवरिश और मेरे विकास में पीलीभीत से मिले आदर्श, सरलता और सहजता का बड़ा योगदान है। आपका प्रतिनिधि होना मेरे जीवन का सबसे बड़ा सम्मान रहा है और मैं हमेशा अपनी पूरी क्षमता के साथ आपके हितों के लिए आवाज़ उठाई है। एक सांसद के तौर पर मेरा कार्यकाल भले ही समाप्त हो रहा हो, पर पीलीभीत से मेरा रिश्ता अंतिम सांस तक खत्म नहीं है।
सांसद के रूप में नहीं तो बेटे के तौर पर ही सही, मैं आजीवन आपकी सेवा के लिए प्रतिबद्ध हूँ और मेरे दरवाजे आपके लिए हमेशा के पहले के जैसे ही खुले रहेंगे। मैं राजनीति में आम आदमी की आवाज उठाने आया था और आज आपसे ये आशीर्वाद मांगता हूँ कि मैं सदैव ये कार्य करता रहूं, भले ही उसकी कोई कीमत चुकानी पड़े। मेरा और पीलीभीत का रिश्ता प्रेम और विश्वास का है, जो किसी राजनीतिक गुणाभाग से बहुत ऊपर है। मैं आपका था, हूँ और रहूंगा। अगली खबर, लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की देश की दिशा तय करता है, क्योंकि दिल्ली की सत्ता तक जाने वाले राजमार्ग यूपी से होकर ही गुजरता है। बीजेपी इस बार यूपी की सभी 80 सीटों पर जीतने का दावा कर रही है। 64 सीटों पर पार्टी उम्मीदवारों का ऐलान कर चुकी है। समाजवादी पार्टी ने भी करीब 40 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। तो वहीं मायावती की बहुजन समाज पार्टी ने अपने 16 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। खास बात यह है कि इनमें से 7 मुस्लिम चेहरे हैं। ऐसे में सवाल है कि इस बार चुनाव में मायावती के प्रत्याशी किसके सबसे ज्यादा टेंशन दे रहे हैं और मुस्लिम प्रत्याशी के मायने क्या हैं। आइए समझते हैं। 2019 लोकसभा चुनाव में मायावती ने समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोक दल के साथ मिलकर गठबंधन में चुनाव लड़ा था, मगर इस बार मायावती अकेली हैं। सपा का कांग्रेस के साथ गठबंधन हो गया है। आरएलडी बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है। 2019 में चुनाव में यूपी में बीएसपी दूसरी सबसे बड़ी पार्टी उभर कर आई थी। 19.43% वोट के साथ बीएसपी ने 10 सीटें जीती थी, जबकि समाजवादी पार्टी सिर्फ 5 ही सीट जीत सकी थी। बीएसपी ने जीती थी 10 सीटों में सहारनपुर, बिजनौर, नगीना, अमरोहा, अंबेडकर नगर, श्रावस्ती, लालगंज, घोसी, जौनपुर और गाजीपुर है। अगली खबर, दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल की पत्नी के दूर के रिश्तेदार के यहां आज ईडी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए रेड मारी है। वहीं दूसरी ओर अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता ने यह दावा किया है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री द्वारा गुरुवार को अदालत में कथित उत्पादन शुल्क नीति घोटाले पर बड़ा खुलासा करने की उम्मीद है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक को ईडी ने 21 मार्च को उत्पादन शुल्क नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया था। बाद में 28 मार्च तक एजेंसी को हिरासत में भेज दिया था। सुनीता केजरीवाल ने बुधवार को एक डिजिटल ब्रीफिंग में कहा है कि उनके पति 28 मार्च को कोर्ट में कथित शराब घोटाले का खुलासा करेंगी और सभी सबूत भी पेश करेंगी। एजेंसी या तो मुख्यमंत्री की हिरासत अवधि बढ़ाने की मांग कर सकती है या उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजने के लिए अदालत से निर्देश मांग सकती है। आखिरी खबर, सीमा विवाद के साथ समाधान के लिए भारत चीन सीमाओं पर परामर्श और समन्वय के लिए गठित कार्यतंत्र की 29वीं बैठक बीजिंग में हुई है। बैठक में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव ने किया है और चीन का प्रतिनिधित्व चीनी विदेश मंत्रालय के सीमा और महासागरीय विभाग के महानिदेशक ने किया है। विदेश मंत्रालय के एक बयान में कहा है कि बुधवार को हुई बैठक में दोनों पक्षों ने दोनों देशों के बीच सीमा विवाद के समाधान समेत शेष मुद्दों को हल करने के बारे में विचार विमर्श भी किया है। बयान में कहा गया है कि दोनों पक्ष राजनयिक और सैन्य चैनलों के माध्यम से नियमित संपर्क बनाए रखना और मौजूदा द्विपक्षीय समझौता के अनुसार सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति बनाए रखने की आवश्यकता पर सहमत हुए हैं। यह बैठक उस समय हो रही है जब दोनों पक्ष अरुणाचल प्रदेश को लेकर वाक युद्ध में उलझे हुए हैं। जून 2020 में गलवान घाटी में सैनिकों की झड़प के बाद भारत और चीन के बीच कई दौर की सैन्य वार्ता भी हुई है। आज के लिए बस इतना ही। बाकी खबरें जानने के लिए देखते रहिए द पब्लिक इंडिया। धन्यवाद।